नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवे बोर्ड की आरबी संख्या 19/2026 में नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए जारी किए गए अचल संपत्ति यानी आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के रिगार्डिंग में। ठीक है, इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप की कौन से कर्मचारी है जिनको ये कंपलसरी किया गया है भरना और कौन से कर्मचारी है जिनको ये कंपलसरी नहीं है भरना। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए पूरा प्रोसेस। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आरबी संख्या 19/2026 है दोस्तों, जिसमें अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति विवरण आईपीआर भरने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके नियम क्या है, समय सीमा क्या है और इसका अनुपालन करना कितना अनिवार्य है, इसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18 के अंडर ये निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए अपनी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ अचल संपत्ति में क्या शामिल किया गया है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इस आरबी में अचल संपत्ति को 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला भाग हमने बनाया स्वामित्व, दूसरा भाग बनाया अधिग्रहण और तीसरा भाग बनाया व्यवस्था का। ठीक है, स्वामित्व से मतलब है दोस्तों जो आपके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जैसे शिवम के नाम पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसका स्वामित्व आपके पास है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके स्वामित्व में है लेकिन किसी और के नाम भी है तो भी वो आप ही की कहलाएगी। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने अधिग्रहण वाला बनाया है, जिसमें उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिली है तो इस तरीके की प्रॉपर्टी या फिर कोई अर्जित प्रॉपर्टी उसको हमने अधिग्रहण वाले में रखा है। ठीक है, तीसरा पार्ट रखा है व्यवस्था, यानी जो प्रॉपर्टी हम लीज पर लेते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए, उसके रिगार्डिंग में ये चीज हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो ये 3 पिलर में आप समझ सकते हैं कि अचल संपत्ति किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और उनका विवरण देना कितना अनिवार्य है। अचल संपत्ति यानी आईपीआर किसे जमा करना होता है, इसको हमने 2 ट्रैक में डिवाइड किया है, ट्रैक ए और ट्रैक बी। ट्रैक ए में ग्रुप सी के ऐसे सुपरवाइजर है जो इसके लिए पात्रता रखते हैं और ट्रैक बी में ऐसे वाणिज्यिक कर्मचारी यानी कॉमर्शियल स्टाफ है जो इसके लिए पात्रता रखते हैं। तो आइए समझते हैं इन दोनों ट्रैक्स को वन बाय वन करके। ट्रैक ए में जो सुपरवाइजर्स हमने रखे हैं उनकी पात्रता का मानदंड ऐसे सभी सुपरवाइजर्स शामिल होंगे जिनका पे लेवल 7 यानी जीपी 4600 या फिर उससे ऊपर होंगे, तो वो इस चीज के लिए पात्र होंगे, यानी वो आईपीआर रिटर्न भरेंगे। ठीक है, ट्रैक ए की जो फाइलिंग समय सीमा होती है वो क्या होती है, इसके रिगार्डिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रैक ए में शामिल जो कर्मचारी है उनको पहली नियुक्ति के 3 महीने के भीतर ये आईपीआर देनी होती है और प्रत्येक वर्ष आपको जनवरी में अपनी आईपीआर देनी होती है। ठीक है, यदि अभी तक आपने 2025 की आईपीआर सबमिट नहीं की है तो आप सबमिट कर सकते हैं। वैसे इसकी लास्ट डेट होती है 31 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो 31 जनवरी तक ये दे देनी चाहिए। यदि आपने नहीं दी है तो अभी दे सकते हैं। ट्रैक बी में ऐसे कर्मचारी शामिल है जो वाणिज्यिक कर्मचारी है यानी कॉमर्शियल स्टाफ है। ठीक है, कॉमर्शियल स्टाफ से मतलब है जैसे रिजर्वेशन क्लर्क, पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क और टीटी टीसी। ठीक है, इन सबको अपनी अचल संपत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष देना चाहिए, इनके लिए ये कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस कंडीशन में अपनी आईपीआर सबमिट करेंगे। दोस्तों, ट्रैक बी के लिए प्राथमिक नियुक्ति में यानी इनिशियल रिक्रूटमेंट में भी इनको आईपीआर सबमिट करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, जब इनकी पदोन्नति होती है यानी प्रमोशन होता है तो इनको आईपीआर सबमिट करनी होती है। ठीक है, तीसरा, यदि आपका रिटायरमेंट होने वाला है तो रिटायरमेंट होने से लगभग 2 वर्ष पूर्व आपको देनी होती है। दूसरा, आप पेंशन के डॉक्यूमेंट जब जमा करते हैं अपनी बुकलेट वगैरह, तब भी आपको आईपीआर की सूचना डिपार्टमेंट को देनी होती है। ठीक है दोस्तों, आईपीआर अनुपालन के लिए हमने ये मैट्रिक्स तैयार की है जो आप देख सकते हैं। इसमें हमने पात्रता दिखाई है कि कौन कर्मचारी, कौन सुपरवाइजर इसके लिए पात्र होते हैं और वो किस तरीके से अपनी आईपीआर सबमिट करेंगे।
तो दोस्तों इस आरबी के साथ में रेलवे बोर्ड ने एक परफॉर्मा भी इशू किया है। उस परफॉर्मा में आप अपनी डिटेल भरेंगे और अपने डिपार्टमेंट को जमा करेंगे। जैसा आपके यहाँ लोकल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप जमा करेंगे, ठीक है। इस परफॉर्मा को भरते समय आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी संपत्ति का विवरण पूरा, ठीक है। दूसरा, संपत्ति किसके नाम पर है, ठीक है। तीसरा है संपत्ति कैसे प्राप्त की गई है। ये तीनों चीज है जो स्पष्ट होनी चाहिए और एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में रेलवे बोर्ड द्वारा आरबी में स्पष्ट लिखा है कि इन नियमों का अक्षर से पालन करें और लोकल प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि इन नियमों का सभी पात्र कर्मचारियों से निष्ठापूर्वक पालन करने हेतु निर्देशित किया जाए, ठीक है। ये रेलवे बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है लोकल प्रशासन को भी कि भाई आप अपने लेवल पे अपने पात्र कर्मचारियों से आईपीआर जरूर सबमिट करवाए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो विवरण हम भरेंगे अचल संपत्ति का, उसका पीरियड कहां से कहां तक काउंट करना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखा जाता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो भी आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर बेची है तो उसका विवरण आपको यहाँ पे देना होता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपका सवाल क्लियर हो गया होगा और ये सभी के मन में आता है। ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब मैंने पढ़ा था, तो शायद क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।